गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बिल्कुल से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर एग्जाम में एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता भाई, है ना, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव मंडल जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या है, क्या होता है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो, जैव मंडल जो है इसका मतलब यह हुआ कि जहां वह मंडल जहां जीव विद्यमान हो, वह मंडल जहां जीव विद्यमान होता है उसे अपन क्या कहते हैं, जैव मंडल। क्या कहते हैं भाई, जैव मंडल। समझो, जैसे अपनी ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सतह पर स्थल और जल पाया जाता है, इसकी सतह पर स्थल और जल पाया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल स्थल और जल से जीवन संभव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता बेटा, कभी नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या चाहिए, वायु भी चाहिए। क्या चाहिए, वायु। तो जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, क्योंकि हमने देखा है कि जो पृथ्वी की सतह है इसको चारों ओर से जो वायुदाब घेरे रखता है, इसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं भाई, वायुमंडल। और वायु, जल और स्थल तीनों जहां आदर्श दशाएं जहां होती हैं, उस जगह जीवन संभव होता है। जैसे बेटा, जैसे मान लो अपन चावल है ना, और चावल को अपन जैसलमेर में डाल दें। चावल में उगने की क्षमता तो है, लेकिन क्या वो जैसलमेर में उग पाएगा, नहीं उग पाएगा। कारण क्या है कि वहां उसके लिए आदर्श दशाएं नहीं है। तो यही होता है कि जैसे गेहूं है, तो गेहूं अगर अपन पानी में डाले रखें तो क्या उग पाएगा। पश्चिमी बंगाल में अगर गेहूं डाल दे, सुंदरवन डेल्टा में अगर गेहूं डाल दे, तो क्या वहां वो उग पाएगा, नहीं उग पाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि वहां आदर्श दशाएं नहीं है। तो देखो, जैव मंडल वो होता है जहां जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों मिलकर एक आदर्श दशा का निर्माण करते हैं। आदर्श दशा जहां बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है बेटा, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, एडवर्ड सुएस ने। फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, सीधा छपेगा। क्या छपेगा कि एडवर्ड सुएस ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का। चलो, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय या इसके संयोजन वाले पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा, भौमिक और तटीय, यानी कि स्थल भाग हो सकता है, या जैसे अपन भारत की बात करते हैं तो इसका स्थल और जल जहां मिलता है उसको हम तट कहते हैं, तटीय भाग हो सकता है, या स्थल और जल दोनों में से कोई एक भाग हो सकता है, या दोनों जहां मिलते हैं उनका कोई एक पार्ट हो सकता है। संयोजन का मतलब जुड़ाव वाला, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये तट है, यहां समुद्र पाया जाता है, तो ये जलमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, और साथ में वायुमंडल जुड़ते ही हम कहते हैं कि इसके संयोजन वाले पारिस्थितिकी तंत्र को, जिन्हें यूनेस्को ने मानव और जैव मंडल प्रोग्राम 1971 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हो, सभी को शामिल नहीं करते। किसको शामिल करेंगे, मानव और जैव मंडल प्रोग्राम 1971, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम 1971, जिसको हम क्या कहते हैं, MAB 1971। क्या कहते हैं, MAB 1971 प्रोग्राम में जो शामिल स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। यह बायोस्फीयर रिजर्व प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भाग होते हैं जो बड़े पैमाने पर विस्तृत होते हैं बेटा, है ना, पूरा बड़ा भूभाग होता है। ठीक है, हो सकता है कि वहां भौतिक जो जीव हैं उनकी सुरक्षा की जा रही हो सकता है वहां कल्चरल कुछ एक्टिविटी हो उसकी सुरक्षा की जा रही है। दोनों को शामिल करते हैं, किसमें करते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। देखो बेटा समझना है इस बात, क्या समझना है कि जो विश्व स्तर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि विश्व में हर कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक सूची जारी कर दे, और जब हम सब अपनी अपनी करने लग जाएंगे तो अपनी अपनी बुराई कोई नहीं करते। अपन देसी भाषा में बोलते हैं आपकी मां ने डॉक्टर कोई कुन का है, कोई कुन का ना, तो आपा भारतीय तो कहीं क्या का, आपा तो बिल्कुल ही कुन का। तो ये जो सूची जारी करता है, कौन जारी करता है? यूनेस्को। और यूनेस्को जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है, इसी का एक पार्ट है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना होती है बेटा 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क। ये वही न्यूयॉर्क है जो कि हडसन नदी के किनारे है, हडसन नदी की। इसकी स्थापना किसकी? यूनेस्को की, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 न्यूयॉर्क में और हडसन नदी के किनारे। जबकि यूनेस्को की स्थापना होती है 16 नवंबर 1945। अक्टूबर से अगला महीना आया और उसी में क्या हो जाती है? स्थापना किसकी? यूनेस्को की। इसका मुख्यालय कहां है? पेरिस में। पेरिस कहां है? ये वही फ्रांस है जिसे किसानों का देश भी कहते हैं। ये वही फ्रांस है जो सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादित करता है, और ये वही पेरिस है जो सीन नदी के तट पर बसा हुआ है ना। इसके बाद इसका जो यूनेस्को का जो प्रमुख है वो है आंद्रे अंजोले, और सदस्य देश कितने हैं? 150। अब अपन बात करते हैं, ये तो थी यूनेस्को की। किसकी बात करते हैं? यूनेस्को की। अब अपन बात करेंगे यूनेस्को में भारत की क्या भूमिका है। मतलब हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है यूनेस्को, है ना, जिसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1943 होती है, और इसमें जो इसका मुख्यालय है वो है पेरिस में, फ्रांस। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 195। प्रमुख कौन है? आंद्रे अंजोले। और ये जो यूनेस्को है इसमें भारत की क्या भूमिका है? तो देखो 1946 में भारत सदस्य बना। पहला प्रश्न है कि यूनेस्को का भारत सदस्य कब बना? 1946। यूनेस्को की विरासत सूची में भारत के 42 स्थल हैं। पहले 40 थे, 2 स्थल शामिल हुए। 40वीं धोलावीरा, ये वही धोलावीरा है जो हम हड़प्पा में पढ़ते हैं क्या? और जहां से सूचना पट प्राप्त हुआ है, मिला है, साइन बोर्ड सूचना पट मिला है ना, और वही धोलावीरा गुजरात। 41वीं धरोहर शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल की, और 42वीं धरोहर होयसोल के पवित्र मंदिर कर्नाटक। ठीक है ना। शांति निकेतन और होयसोल के मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का निर्णय सऊदी अरब के रियाद में आयोजित 45वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक में इसका निर्णय हुआ। ठीक है ना। कौन सी बैठक थी? 45। कहां आयोजित हुई थी? सऊदी अरब की रियाद में। कहां? सऊदी अरब की रियाद। चलो अब अपने एक एक देखते हैं। अब देखते हैं अपन एक एक कि कौन कौन से हैं, भारत के कौन कौन से हैं, है ना। तो देखो भारत में हम देखते हैं कि भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18, जिनमें से 12 को यूनेस्को ने शामिल कर रखा है। यानी कि भारत सरकार ने टोटल 18 घोषित कर दिए ना। लेकिन NAB प्रोग्राम, कौन सा था? NAB प्रोग्राम 1971 के तहत केवल 12 को शामिल किए। ठीक है, एक एक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में भारत सरकार ने घोषित किया। ठीक है ना। लेकिन यूनेस्को ने कब किया? 2000। नीलगिरी अपना खूब पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ा है, खूब अच्छे से पता है, वही नीलगिरी है। आ गया ना कर्नाटक, आ गया ना केरल, और आ गया ना तमिलनाडु। मैं बोलता था ना कि जिसने भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ लिया आगे के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे।
हो जाएंगे ना। वही हुआ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, और यह है भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यह क्या है बेटा? भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, एसएससी जीडी वालों के लिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, 1 लाइन का, कि भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा? कौन सा होगा? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत ने कब शामिल किया? 1986 में, और यूनेस्को ने 2000। और 1986 में भारत की एक शिक्षा नीति आई थी क्या? 1986 में, जो अभी रिप्लेस हुई है 2020 में। इससे पहले जो अपन शिक्षा नीति पढ़ते थे ना, जो 10+2 का पैटर्न पढ़ते थे, वो शिक्षा नीति 1986 की थी, ठीक है ना। इसका जो एरिया है वो 5520 वर्ग किलोमीटर है भाई, है ना। चलो, इसके बाद अपन देखते हैं सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। पढ़ा है, खूब अच्छे से पढ़ा है। सुंदरवन कहाँ है? कौन सी नदियों के किनारे है? पद्मा और जमुना, दोनों नदियां मेघना बनकर बायोस्फीयर रिजर्व बनाती हैं, और 1989 में इसे शामिल किया गया था, और यूनेस्को ने इसे 2001 में किया। पहला हमने नीलगिरी देखा, कब किया? 1986 में, और यूनेस्को ने 2000 में। जबकि इसको कब किया? 1989 में, और यूनेस्को ने 2001 में। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है, खूब अच्छे से पता है, ये वाला टाइगर, बंगाल टाइगर, ठीक है ना। मन्नार की खाड़ी अच्छे से बताया हुआ है। मन्नार की खाड़ी 1989 में तमिलनाडु में है, 2001 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध, और समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न यहां से आएगा भाई, प्रश्न यहां से आएगा, है ना। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र समुद्री गायों के लिए प्रसिद्ध है? आप बताओगे कौन सा? मन्नार की खाड़ी, आराम से बता दोगे ना। मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, ये समुद्री गायों के लिए प्रसिद्ध है, और यहां हमने एक बंदरगाह पढ़ा था क्या? मन्नार की खाड़ी में तुतीकोरन बंदरगाह, जिसे भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है, पढ़ा था ना, बिल्कुल। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी याद करवाई थी, याद होगी ना आपको। नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। कब शामिल हुई? 1988 में। यूनेस्को में कब हुआ? 2004 में। और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुओं के लिए। ये देखो बिल्ली जैसा दिख रहा है ना, अपने क्या बोलते हैं इसको? बिलाऊ। हमारे बोलते हैं दौड़ बिलाऊ, है ना, बिलाऊ। जो बिलाऊ नहीं होता, बड़ा बिलाऊ, उसका एक कॉपी है। इसने थोड़ा सा हॉर्लिक्स ज्यादा पी लिया है ना। चलो बेटा, अब देखो इससे आगे हमने देखा पंचमढ़ी के बाद जो है वो कौन होगा? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? उड़ीसा में। भारत सरकार ने कब शामिल किया? 1994 में, और यूनेस्को ने 2000 में। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंगाल टाइगर। क्योंकि देखो बेटा, यहाँ वेस्ट बंगाल है, यहाँ बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, तो यही जो है सिमलीपाल है, और इसमें कौन से टाइगर मिलेंगे? बंगाल टाइगर। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहां है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 2012 में इसको यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया। फिर है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, 1989 में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और 2003 में यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध किया गया। जलीय घड़ियाल, देखो ये जलीय जो घड़ियाल है इसके लिए प्रसिद्ध है, और भारत का सबसे दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार, क्योंकि जिसने आराम से, जिसको पता है ना कि ग्रेट निकोबार नाम आते ही सबसे दक्षिणी हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का सबसे दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्योंकि ग्रेट निकोबार कहां से शुरू होता है बेटा? 6 डिग्री 4 मिनट। ये देखो बेटा, भारत का सबसे जो दक्षिणी बायोस्फीयर रिजर्व की बात जब अपन करते हैं तो कौन सा है? ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो इससे आगे अपन देखते हैं कि अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है, इसे भारत सरकार ने कब शामिल किया? 2001 में। कौन से राज्य में है? केरल और तमिलनाडु। कौन कौन से राज्य हैं? केरल और तमिलनाडु। 2016 में इसे यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया, और एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथी के लिए। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व 2000 में भारत सरकार ने इसको शामिल किया, और राज्य कौन सा है? सिक्किम।
क्योंकि जब अपन बात करते हैं कंचनजंगा चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, कंचनजंगा। और ये लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा पीछे भी आया था ना, कहाँ आया था? नोकरेक में आया था ना, नोकरेक। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भारत सरकार ने 2011 में, जबकि 2020 में इसे यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया था ना। और यह नवीनतम यूनेस्को सूची में शामिल है। सबसे अच्छा क्वेश्चन है बेटा, भारत का ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो वर्तमान में नवीनतम शामिल हुआ है, कौन सा है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद जब अपन बात करते हैं मानस बायोस्फीयर रिजर्व असम में है, एशियाई हाथी और गोल्डन लंगूर के लिए। किसके लिए है? गोल्डन लंगूर के लिए। दिहांग और दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि अगर आप तुक्का भी मारोगे तो दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, कहते हैं ना, और दिबांग नदी इसकी सहायक है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है, कस्तूरी मर्ग के लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मर्ग के लिए। और कच्छ का रण जो बायोस्फीयर रिजर्व है गुजरात में है, और भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है 12,454 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जब अपन बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व 2009 में, राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और भारत का सबसे उत्तर और सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार, कौन सा है? ग्रेट निकोबार। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुओं के लिए हमने पहले भी एक याद किया है, नंदा देवी, याद है ना। और शेषाचलम की जो पहाड़ियां बायोस्फीयर रिजर्व 2010 में भारत सरकार ने शामिल किया, राज्य कौन सा है? आंध्र। और स्लेंडर लोरिस के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो आंखें है ना, इसमें पी नहीं रखी है भाई, है ना, कहीं आपको लगे कि इसने पीकर आंखें बाहर निकाल रखी है ना। हाँ, ये जो अपने शेषाचलम की जो बातें करते हैं, तो जो पुष्पा मूवी है ना, टेढ़ा, वो ही है टेढ़ा यहाँ का। और डिब्रू साइकोवा बायोस्फीयर रिजर्व 1997 में भारत सरकार ने शामिल किया। और राज्य असम, सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे उत्तरी, सबसे उत्तरी कोल्ड डेजर्ट, सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार, याद हो गया ना। सबसे दक्षिणी कौन सा है? ग्रेट निकोबार। सबसे उत्तरी कोल्ड डेजर्ट हिम तेंदुओं के लिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा कच्छ का रण, सबसे छोटा डिब्रू साइकोवा। अब आ जाओ अपन देखते हैं इससे आगे। अब इनकी लिस्ट है लास्ट में, लेकिन लिस्ट ये जो है ये भारत के बायोस्फीयर रिजर्व है। सेकंड पेज, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। पांच 5,520। इससे पीछे कौन सा हो गया? हाँ, नहीं, इसमें देखो अलग अलग है। सांस्कृतिक और प्राकृतिक इमारत अलग होती है, धरोहर सूची अलग होती है। जैसे शांति निकेतन है, ये सांस्कृतिक है। कौन सी है? सांस्कृतिक। जबकि जब धौलावीरा की बात करते हैं तो ये है प्राकृतिक। क्योंकि जब सांस्कृतिक की बात करते हैं तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने जहां पहली बार महिलाओं को पढ़ाने के लिए जो विद्यालय स्थापित किया था, उसका नाम था शांति निकेतन। उसको डाला है इस सूची में, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में अपन देखते हैं कि भारत के बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नोकरेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इतने नाम याद नहीं रहेंगे ना, नहीं रहेंगे, मुझे पता है। तो एक नाम याद रख लेना, बस एक नाम याद रख लेना। नानी में सुंदर सिंपल, ग्रेट पंच को अगस्त में
अगस्त में अचानक मना कर दिया। अचानक मना कर दिया, याद रखोगे ना, क्या रखोगे? नानी ने सुंदर सिंपल ग्रेट पंच को अगस्त में अचानक मना कर दिया। न से क्या बनेगा? नंदा देवी। क्या बनेगा? नंदा देवी। नी से क्या बनेगा? नीलगिरी। क्या बनेगा? नीलगिरी। ने से क्या बनेगा? नोकरेक। क्या बनेगा? नोकरेक। सुंदर से क्या बनेगा? सुंदरवन। क्या बनेगा? सुंदरवन। सुंदरवन। सुंदरवन है ना। इसके बाद सिंपली पाल है क्या? सिंपली पाल। और ग्रेट से क्या बनेगा? ग्रेट निकोबार। क्या बनेगा? ग्रेट निकोबार बनेगा ना। इसके बाद पंच से दो बनेंगे भाई, पंच से दो बनेंगे, है ना। पंच से दो बनेंगे, एक बनेगा पन्ना और एक बनेगा पंचमढ़ी। क्या बनेगा? पंचमढ़ी। और फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा। उसके बाद अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। उसके बाद अचानक मार अमरकंटक, अचानक मार अमरकंटक। उसके बाद मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। हो गई 12। नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, सुंदरवन, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, पन्ना, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अगस्त मलाई, अमरकंटक और मन्नार की खाड़ी। क्या है ये बेटा? ये यूनेस्को सूची में शामिल भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। याद रखोगे ना। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक फिनिश होता है। ओके, थैंक्स।